नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब हुआ। आज सवाल बहुत सीधा है। अगर कोई भी परिवार किसी भी धर्म का अपने ही घर पर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाने को मजबूर हो जाए तो समझ जाइए कि वहां के हालात आखिरकार क्या हैं। आगरा और बागपत दो जिले, लेकिन कहानी एक जैसी है। मुस्लिमों का जुल्म इतना है कि हिंदू परिवार घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, ये वहां के लोगों की आरोप है। और उस घर आंगन से पलायन करना अब उनकी मजबूरी बन चुकी है। ये वो लोग हैं जहां उनके और उनके पूर्वजों की यादें हैं। मकान के एक एक ईंट में वो यादें बसी हुई हैं और ये बिल्कुल कश्मीरी कट्टरपंथी मॉड्यूल से मिलता जुलता नजर आ रहा है, जहां कश्मीरी पंडितों को इतना परेशान किया गया कि उनको अपना घर परिवार तक त्यागना पड़ा था। जिस आंगन, जिस मोहल्ले में हिंदू परिवारों का जीवन गुजरा, वहां पर कुछ जिहादी मानसिकता के कारण लोग मोहल्ले छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। आखिर कब तक जो अल्पसंख्यक का चोला ओढ़े ये कट्टरपंथी लोग हैं वो हिंदू बहुसंख्यकों को निशाना बनाते रहेंगे, ये सवाल है। सियासत की रोटियां सेकने वाले सेक्युलर सेक्युलर चिल्लाने वालों को अब क्यों हिंदू परिवारों पर होता हुआ जुल्म दिखाई नहीं देता? आगरा और बागपत में क्या हुआ है पूरे मामले में, आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और वहां पर हुआ क्या है। तो सबसे पहले बात अगर मैं आगरा की करूं तो आगरा में कमला नगर में 40 हिंदू परिवारों में दहशत है। अब ये दहशत क्यों है वो आप जानिए। इन लोगों ने अपने घरों में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं, मुस्लिमों पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। बागपत में भी यही स्टोरी है। बागपत में भी ऐसा ही हुआ है, जहां सरूरपुर कला में बसंत रखने को लेकर के विवाद हुआ। पीड़ित हिंदू परिवारों ने वहां पर भी पोस्टर लगा दिए। उत्पीड़न और मकान बिकाऊ के जो पोस्टर लगाए गए हैं, पिछले साल भी बसंत रखने को लेकर के इसी तरीके से विवाद हुआ था, जिसके बाद वहां के लोग और ज्यादा डरे हुए हैं, परेशान हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लोगों के हाथों में, जो आप ये पोस्टर देख रहे हैं, ये डर, धमकी और लगातार उत्पीड़न के बाद की तस्वीरें हैं। कोई यूं ही अपने हाथों में घर बिकाऊ है, मकान बिकाऊ है के पोस्टर लेकर के या अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा करके खड़े नहीं हो जाता है। वो मजबूरी होती है, वो अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को देखने की भी मजबूरी होती है कि अगर इसी माहौल में रहेंगे तो क्या सीखेंगे। और करीब 40 हिंदू परिवार पलायन की बात भी कर रहे हैं, आगरा से लेकर के बागपत तक। ये कहते हैं कि वो हमें बेचैन करते हैं, वो लोग हमें परेशान करते हैं। और ये जो तस्वीरें आती हैं वो पूरे भारत को विचलित करती हैं। सवाल ये नहीं है कि आरोपी किस धर्म का है, सवाल ये है कि डर फैलाने की हिम्मत किससे और क्यों मिल रही है। क्या प्रशासन तब ही जागेगा जब लोग घर बार छोड़ करके चले जाएंगे? बार बार वो इतिहास, वो पन्ने, वो तारीखें सिर्फ ऐसे ही गढ़ती जाएंगी कि हाँ भाई 2026 में ऐसा हुआ था, तब भी लोगों को अपना घर बार छोड़ करके जाना पड़ा था। 1947 से लेकर के 2026 तक बार बार तारीखें ही क्यों याद करें? क्यों कार्रवाई नहीं होती ऐसे लोगों पर? क्या कानून सिर्फ कागजों में बराबर है, जमीन पर बराबर लागू नहीं होना चाहिए? आज तुलना कश्मीर से की जा रही है और यह तुलना इसलिए डरावनी है क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब समय रहते सख्ती नहीं हुई है तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ पलायन का रहा है। ऐसे हालातों को लेकर के ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2025 में ही चेता दिया था। क्या कहा गया था उनकी तरफ से, वो भी जरा सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्राम प्रधान मुस्लिमों को लेकर ग्राम समाज की भूमिका, दुनिया के अंदर कोई उदाहरण नहीं, कोई उदाहरण नहीं कि कहीं भी हिंदू राजाओं ने दुनिया के अंदर कहीं भी अपने बल पर, अपने वैभव के दंभ से किसी पर आधिपत्य स्थापित किया हो। आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में, 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता।
सुनिए आपने कि सूबे के मुखिया क्या कह रहे हैं, और सूबे के 2 जिलों से ये तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ गई है, बागपत से, आगरा से। अब बागपत हो या फिर आगरा हो, बसंत रखने जैसा छोटा सा मुद्दा अगर इतना बड़ा विवाद बन जाए तो लोग खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे ही करेंगे। अब सवाल इनकी मानसिकता पर है। इस खबर के मायने क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। खबर के मायने ये है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदुओं को परेशान करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। जाहिर सी बात है कि लोग अगर पोस्टर लेकर के, बैनर लेकर के खड़े हुए हैं, घर पर ये पोस्टर बैनर लगा करके खड़े हुए हैं, तो मंशा यही है कि ये लोग अपना घर त्याग दे, घर छोड़ करके चले जाए। अब हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करने की साजिश जो है वो रची जा रही है। गंगा जमुना तहजीब को आग लगाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सांप्रदायिक दंगा भड़काने का प्रयास हो रहा है और हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा जमाने की यह सबसे बड़ी साजिश है कि ये लोग डर जाएंगे, अपना घर छोड़ करके चले जाएंगे और उसके बाद इन पर अधिकार कुछ लोगों का हो जाएगा। इंडिया डेली साफ कहता है कि कट्टरता, डर और दबाव किसी भी धर्म के नाम पर अस्वीकार्य है। जो भी कानून तोड़े उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, बिना किसी का नाम देखे, बिना किसी का मजहब देखे। अब इंडिया डेली आज सीधा सवाल पूछेगा कि पलायन की कगार पर खड़े परिवारों की जिम्मेदारी आखिरकार लेगा कौन। यह सवालिया निशान है कि इनकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन उठाएगा। क्या सेक्युलरिज्म का मतलब हिंदू पीड़ितों को चुप कराना होता है कि जब जब इस तरीके के मुद्दे बाहर निकल करके आए तो गंगा जमुना तहजीब की बात कर दो, सेक्युलरिज्म की बात कर दो और पीड़ितों को चुप करवा दो। आपको याद होगा कि इसी डिबेट में हमने ऐसा ही एक मुद्दा भोपाल का उठाया था। आज हम बात आगरा की कर रहे हैं, बागपत की कर रहे हैं। अब आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवा देती हूं मैं आपको और बता देती हूं कि कौन कौन से मेहमान मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले पीड़ितों का दर्द जरा सुन लीजिए, वो लोग क्या कह रहे हैं। कुछ ग्राम प्रधान मुस्लिमों को लेकर ग्राम समाज की भूमि पर कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। डीएम साहब से मिले जी, कोई आश्वासन नहीं दिया। खेती पूछा हमारे से, खेती कौन सी करो जी, किस टाइम पर कौन सी खेती करो, कोई आश्वासन समस्या का समाधान करने के लिए नहीं दिया। ये घर में किवाड़ तोड़ देते, अगर बंद भी कर लो डर के मारे तो किवाड़ तोड़ के अंदर पहुंचते हैं। ये यहाँ पर 10 साल से इन लोगों का ड्रामा चल रहा है और ये ड्रामा छोटा मोटा नहीं होता है। ये लोग पी करके ऊधम मचाना, आपस में भी लड़ाई झगड़ा करते हैं और वाद विवाद आए दिन का होता है। निरे सारे तो टेम्पुओं को खड़ा करना। अभी किसी परिवार में शादी का कार्यक्रम था तो नंगा होकर महिलाओं के सामने पहुंच गया और जिस मकान में एक रह रहा है वो बुजुर्ग महिला है काफी, उन्होंने 2 दिन के लिए इसने इमरजेंसी में कहने के लिए घर मांग लिया था मगर वो खाली नहीं कर। पहले मारा, मेरे लौने की पसली टूट गई और 2 जनों का सिर टूट गया। पिछले 10 साल से इसका आतंक, इतना भयंकर आतंक मचा हुआ था। आए दिन किसी से के साथ भी मारपीट, किसी के साथ भी बदतमीजी, किसी भी महिला के साथ छेड़खानी, किसी के घर में मांस के टुकड़े फेंकना। अपनी सेटिंग और अपने लोगों के लिए जो उनके आका हैं उनके हिसाब से अपनी सेटिंग करा के ये बस्ता चला आया है। तो सुनिए आपने कि किस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है, किस तरीके से उनके मकानों पर निगाहें गड़ा करके बैठे हुए ये लोग, ताकि सभी लोग परेशान हो जाएं, घर छोड़ दें और इनका अधिकार हो जाए। अब आज सबसे बड़ा सवाल यही कि मोहल्ले में भाईजान, हिंदुओं का रहना नहीं है आसान। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि बार बार एक ही समुदाय पर उंगलियां क्यों उठती हैं। अब कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय करवाती हूं और साथ ही आपको यह भी बताती हूं कि पीड़ित परिवार आगरा से खुद हमारे साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही मेहमान के तौर पर हमारे साथ एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु जुड़ रहे हैं, कंचन गिरी हिंदू धर्मगुरु, समी आगाई मुस्लिम स्कॉलर है, हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर है, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं पीड़ित परिवार का ही रुख करना चाहूंगी। आप लोगों के साथ आगरा में क्या क्या हुआ, किस तरीके से आपको परेशान किया जाता है, जरा सबसे पहले आप वो बताइए और कब से ये आतंक चल रहा है। मैं प्रीति अग्रवाल बलकेश्वर निवासी हूँ। यहाँ एक मुस्लिम समुदाय का सनी नाम का लड़का रहता है और उसके साथ उसके 3 भाई और हैं, 2 विवाहिता बहन है। एक विवाहिता बहन इधर ही आगरे में आसपास रहती है। वाद विवाद एक लड़के से होता है, पूरा घर संग में खड़ा हो जाता है और ये विवाद आज का नहीं 10 साल से चला आ रहा है। कभी ये लोग एक पे वार करते हैं, कभी दूसरे पे वार करते हैं, लेकिन हमें उसका कोई निष्कर्ष, कोई नतीजा नहीं मिल पा रहा है। जब
2 तारीख की बात थी, मैं अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी, सनी नाम का लड़का गाली गलौज कर रहा था कॉलोनी में खड़ा होकर के। मैंने फिर भी उस बात को इग्नोर करते हुए मैं पीछे की साइड खड़ी हुई, लेकिन उसे उससे भी तसल्ली नहीं मिली। वो मेरे घर में सीधा नग्न अवस्था में चढ़ करके ऊपर आ गया। जब वो ऊपर चढ़ करके आया सर, मैं उसे देख करके इतनी घबरा गई कि मैं बता नहीं सकती उस चीज को, मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। उस समय मेरे घर में कोई भी नहीं था उस समय, वो तो लेबर काम कर रही थी, लेबर ने मुझे बचाया उस समय। इन लोगों की क्योंकि मंशा क्या है, हम क्यों वो आपको इस महिलाएं तरीके से नहीं थी। परेशान करते हैं? जरा ये भी बताइएगा कि या ये कोई आपका समुदाय का विवाद चल रहा है, धर्म का विवाद है, ये मजहब अलग अलग है इसलिए ये विवाद नहीं, होता ऐसा है? कुछ हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 साल पहले से भी रह रहे हैं, मेरी शादी को 16 साल हो गए। मैंने 16 साल में कभी नहीं देखा, 10 साल से परेशानी देख रही हूँ। लोगों में सीधे ईंट पत्थर मार के बात करते हैं, सीधे ईंट पत्थर मार के, और इतनी दहशत बना रखी है कि हम लोग सुरक्षित नहीं है, किसी प्रकार से भी सुरक्षित नहीं, किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। ना बच्चे सुरक्षित हैं, ना पति सुरक्षित हैं। थाने में रिपोर्ट कराने जाते हैं, थाने के अंदर बैठ के दबंगगिरी दे रहा था, साफ साफ उसने कहा था तेरे आदमी को किडनैप कर लूंगा, जीवनी मंडी से उठवा लूंगा तेरे आदमी को। सर मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ, पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। आज तीसरा दिन है, मैंने अन्न का दाना मुंह में नहीं लिया है, अन्न का दाना मुंह में नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर से दहशत बनी हुई है कि कहीं कोई बात नहीं हो जाए, कहीं मेरे बच्चों के साथ नहीं हो जाए। मैं इतनी परेशान हूँ। आपके और घर ये पर मेरे पहले भी संग ही नहीं, पत्थरबाजी की गई कॉलोनी है? में 40 घर हैं, हाँ, सभी को परेशान किया जा रहा है। हम्म, सबको करता है ये, और सबको करता है। इनने आज से 4 साल पहले विवाद किया। पंडित जी थे, उनकी वाइफ के तो उंगली ईंट से मार मार के तोड़ी थी इसने, ईंटों से मार मार के। इसकी बहनें लठड़ी लेके चली गई थी। सर मैं आपको क्या बताऊं, क्या बताऊं ये आप इसके लिए? बताइए मैं पहले बस तो इतना कि चाहती आपने हूं। इस पूरे मामले में शिकायत की, पुलिस के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल शिकायत की हमने, थाने शिकायत करी इसकी। थाने में जब मैं गई तो मुझसे कहा गया था कि आपका मुद्दा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है कि हम उस पर कोई एक्शन ले सके। मैंने कहा सर मैं उसके ऊपर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाऊंगी, मैं सच के बुनियाद पे लड़ूंगी। आज मेरे घर में घुसाए, आज ये आप कह रहे हो शराब के नशे में था, शराब के नशे में, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे फ्रीडम है कि वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है, शराब के नशे में वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर फ्रीडम मुझे भी चाहिए कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाऊं और उसका फैसला मैं खुद लिखूं। यानी कि मैं क्या प्रशासन की तरफ पुलिस का से, इंतजार करूं? हाँ, प्रशासन की तरफ से ये ढीला मैं क्या ढाला पुलिस रवैया का अपनाया जा रहा है। जरा आप ये भी बताइए कि आप लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है? कोई मंशा इसके पीछे की समझ में आती है? अभी तक तो सिर्फ आश्वासन है, अभी दीवार का भी इंतजाम नहीं हुआ। हमने दीवार की मांग की थी, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने बर्ताव कर रखा है, बहुत गंदा माहौल है। जो खुद अपनी आंखों से देखे शायद वो समझ सके ये माहौल किस तरह का बना के रखा है इन लोगों ने। जानवरों को पलायन करके घर के दरवाजे के आगे गंदगी करना सब तरफ से है सर, कोई छोटी से छोटी बात नहीं है। तो ये लोग चाहते हैं कि आप अपना घर छोड़ करके चले जाएं, बस यही? बिल्कुल बिल्कुल, अगर यही चलता रहा तो मैं हो सकता है मैं चली भी जाऊंगी, क्योंकि मैं या तो अकेले इससे जड़ ले सकती हूँ या घर छोड़ के जाना पसंद करूंगी। तो फिर आप जाएंगी कहाँ? लेकिन मेरे आपके अंदर पास दहशत बनी हुई है। आप जाएंगी कहाँ? आप अपना घर बार छोड़ देंगी, आपके बच्चे हैं, आप बता रही हैं, आपका परिवार है, आप अपने परिवार को लेकर के कहाँ जाएंगी? और तो मैम अब ये बताइए, घर परिवार लेके कहाँ जाएंगी? वो तो टॉपिक बात का है। उस समय तो रहना पॉसिबल नहीं है ना इस घर में। उस समय तो इस कॉलोनी में दहशत जो बनी हुई है जिस तरह की, और जिस तरह का माहौल है, तो रहने का क्या फायदा है? तो आप लोग इतना परेशान हो गए हैं कि आप कह रहे हैं कि आपने 3 दिन से खाना तक नहीं खाया? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरे को ये समझ लो पूरी रात तो नींद नहीं आई, यही सोच के कहीं ऐसा नहीं हो जो उसके अल्फाज है ना, वो क्या कहता है, मैं जेल से छूट करके आऊंगा, तुम लोग मेरा क्या कर लोगे? बनिया मेरा क्या कर लेगा? योगी कौन होता है? तुम्हारी बीजेपी सरकार क्या कर लेगी? उसने यहाँ तक कि पार्षद जी पे डंडा उठाया, क्या कर पार्षद तक की बटाई लगाई उसने, कुछ नहीं डंडे से मारा, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाया मुझका। मैं चाहती हूँ योगी जी तक बात पहुंचे और हमारे इसका निवारण हो, उसका बहुत जरूरी है निवारण होना, क्योंकि ये एक भाई हमला करता है, पूरा परिवार उसे सपोर्ट करता है, और इतने
कि हम महिलाएं से पलटा पौड़ियां चलाए हमने, ना कि ईंट पत्थर चलाए हैं। बिल्कुल आप इसके रोइए परिवार मत, में बिल्कुल लेकिन आप इस इतनी पूरे जाग मुद्दे रही पर है। कार्रवाई की जाएगी, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। और अब तो इंडिया डेली के माध्यम से सरकार रोने तक को ये मुद्दा अभी- जरूर पहुंचेगा। अभी मैं डीपी सर के ऑफिस से आ रही हूँ, माँ से रो के आ रही, इतनी फूट, लेकिन अब हो सकता है मेरे आंसू भी सूख चुके हैं। मैं अगर मैं अंदर से रोना भी चाहूँ ना तो रोना अंदर से किसी आ रही हूँ, मैं किसी आनी बिल्ली हो गई हूँ। बिल्कुल आपकी जो मजबूरी है, आपकी जो परेशानी है वो समझी जा सकती है, आप उसे महसूस भी कर रही हैं, आप उसमें रह भी रही हैं, लेकिन इन लोगों से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने बताया, और ये पूरा मामला जरूर से संज्ञान में आएगा जब हमारी डिबेट में उठाए तो। अब हाजी नाजिम जी का जरा मैं रुख करती हूँ, अपने मेहमानों का रुख करती हूँ और उनसे पूछती हूँ, हाजी नाजिम खान जी, कहाँ गई ये गंगा जमुना तहजीब? क्यों बार बार ऐसे मुद्दे संज्ञान में आते हैं? पिछले दिनों मैंने भोपाल का जिक्र किया था, आज हम आपको आगरा के पीड़ित परिवार की कहानी उन्हीं की जबानी सुनवा रहे हैं। अब बताइए कि ये समाज में ये जो लोगों के मन में आ गया है, खासकर एक समुदाय के बीच में, जो ये कह रहे हैं कि क्या कर लेगा बनिया, क्या कर लेगा यूपी का मुख्यमंत्री, क्या कर लेगा पुलिस प्रशासन, मैं तो जेल से भी आऊंगा तो भी मैं यही कहूंगा और यही करूंगा। हाँ मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ मीनाक्षी जी, एक तो मेरा नाम थोड़ा सही करवा दीजिए, स्कॉलर की जगह प्रवक्ता पीस पार्टी करवा दीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है। और हाँ, और देखिए जिस तरीके से आगरा की घटना बताई जा रही है, यहाँ पीड़ित परिवार है, तो हम अपने पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए और देखिए पीड़ित परिवार को आश्वासन दिलवाते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रशासन है वो आपकी बात सुने और आपको जो सुरक्षा चाहिए या जिस चीज के लिए आप यहाँ बात रख रही है तो उसके लिए हम लोग आपके साथ खड़े। लेकिन ये इतनी बड़ी बात हो जाती है, अभी तक कितना समय हो गया कि आपको इसके परेशानी झेलते हुए, तो अभी तक यहाँ प्रशासन ने क्यों ये आपकी तरफ से उन्होंने देखा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन पीस पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है और आपके हर दुख में हर सुख में आपके साथ पीस पार्टी खड़ी है। और आगरा में मैं अपनी पीस पार्टी की टीम से निवेदन करूंगा कि वहां आपके पास घर जाए और आपसे मुलाकात करें, आपकी जो भी परेशानी है उस परेशानियों को प्रशासन तक लेके आए। मैं अपने पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष और वहां पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर जहांगीर अलवी साहब, उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि वो आपसे मिले। और रही बात ये कि जिस तरीके का मामला लेकिन जरा ये बताइएगा हाजी नाजिम खान जी कि आप ऐसा कहते हैं कि नहीं हमारे समुदाय में ऐसा नहीं होता, लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, वो पूरी तरीके से सहयोग बना करके चलते हैं, किस तरीके का सहयोग है ये? हाँ देखिए मीनाक्षी जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जो इस तरीके की दादागिरी करते हैं वो मेरे समाज से नहीं होते, क्योंकि मेरा समाज तो हमेशा भारत के संविधान को मानता है, भारत के कानून को मानता है। लेकिन अगर कोई अपनी गुंडागर्दी दिखाए तो देखिए यहाँ पे प्रशासन है, तो हम तो चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ले और यहाँ जांच करे कि आखिर ये मसला इतना टफ कैसे हो गया। इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर यहाँ हमारे हिंदू पीड़ित भाई आज आपके इंडिया डेली पे आए हैं। इंडिया डेली ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनकी आवाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के पास जाएगी। तो देखिए मैं तो इंडिया डेली को सलाम करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। और रही बात मीनाक्षी जी ये कि अगर कोई भी पीड़ित परिवार को परेशान करता है तो प्रशासन वहां पे इन पीड़ित परिवार की सुनवाई करे, क्योंकि पीड़ित परिवार को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहां तक लेकिन बताएंगे, कैराना से लेकर के मेरठ तक, मेरठ से लेकर आजमगढ़ तक, अलीगढ़ तक, जम्मू कश्मीर तक, कहां तक आप लोगों को समझाते फिरेंगे? और बिल्कुल इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर इंडिया डेली के मंच पर ये सवाल उठे हैं तो संज्ञान पर भी आएंगे और इन लोगों का हाल बेहद खराब होने वाला है। डॉक्टर HS रावत जी, लेकिन ये मुद्दे तो बार बार आते हैं ना। अभी मैं बात कर लूं अगर मेरठ की 2025 की, आजमगढ़ की बात कर लूं 2025 की, तो ये तो बहुत पुराने मामले नहीं है। जून 2025 में आजमगढ़ में जगह है छोटापुरा, यहाँ पर एक मुस्लिम बहुल इलाके में सांप्रदायिक तनाव हुआ। 40 हिंदू परिवारों को इस तरीके से मजबूर किया गया कि उन्होंने अपने घर पर बिकाऊ है मकान, ये पोस्टर लगा दिए, कुछ लोगों ने घर तक छोड़ दिया। 2025 में मेरठ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, हिंदू परिवार द्वारा मुस्लिमों ने हिंदू परिवारों को परेशान किया और उन्होंने भी अपना घर त्याग दिया, पलायन की चेतावनी तक दे दी। मतलब हर बार ये एक ही समुदाय ऐसा क्यों आता है? कभी ये क्यों नहीं सुनने को मिला आज तक कि हिंदू परिवारों के द्वारा इतना ज्यादा परेशान किया गया कि मुस्लिम परिवारों को घर छोड़ करके जाना पड़ा? मीनाक्षी जी, इस देश में मुस्लिम लीग के एक संस्थापक थे जिन्ना साहब। जिन्ना साहब ने ये कहा था कि मुझे देश का बंटवारा चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का पहनावा अलग है, मुसलमानों का खाना अलग है, मुसलमानों के रीति रिवाज अलग हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। इनकी जो जिहादी सोच है वो इनको बचपन से मदरसों में सिखाई जाती है कि आप अगर थोड़े बहुत हैं, कमजोर हैं,
तो आप हिंदुओं के साथ उनकी बस्ती में प्यार से रहिए, और जैसे ही अगर आप ज्यादा हो जाएं तो इनके ऊपर जजिया टैक्स लगाओ, इनको मारना पीटना शुरू करो, धर्म परिवर्तन के जवाब दो, इनकी जमीन को कब्जा करो, इनकी बहन बेटियों के साथ उल्टे सीधे दुर्व्यवहार करो। ये इनकी सोच है। जिनको मदरसों में ये सोच सिखाई जाती है तो वो जिहादी रूप ये ले लेते हैं। आप देखें, इससे पहले कैराना के अंदर भी इसी प्रकार की स्थिति हुई थी, मेरठ के अंदर इसी प्रकार की हुई, कादला के अंदर इसी, सहारनपुर के अंदर इसी प्रकार की स्थिति होती है। वहां हिंदू की बारातों को नहीं निकलने देते, और वहां पर हिंदू कोई भी अगर अपनी 9वीं 10वीं की कोई भी अगर हनुमान जी की कोई भी शोभा यात्रा निकालते तो निकल नहीं देते। और दिल्ली के अंदर भी ये स्थिति पैदा हो चुकी है। अब तो दिल्ली के अंदर जहां पर इनका माहौल है वहां पर पथराव करते हैं, पुलिस को जाने में डर लगता है, वहां पर बीच सड़क के ऊपर मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, वहां पर मांस बनाते हैं, वहां खाते हैं खुला, और फिर नंगा नाच करते हैं। तो ये इनकी जो जाहलियत है वो आज से नहीं है, जब से 1440 वर्ष पहले इस्लाम शुरू हुआ था तब से इनकी सोच के अंदर ये जिहादीपन भरा हुआ है। अभी यहाँ बड़े प्यार से हाजी नाजिम साहब ने बोल दिया, मैं अपने जिलाध्यक्ष को बोलता हूँ, क्या करेगा जिलाध्यक्ष वहां जाकर के? जिलाध्यक्ष क्या कर लेगा? जिलाध्यक्ष को जो गोली मारेंगे उठा करके, ये वो सीधा जिलाध्यक्ष को वापस आ जाएगा वहां से। इनका एक ही इलाज है, एक ही इलाज है कि योगी जी को जैसे ही पता चले इस बात का तो सीधा इनके ऊपर इसीलिए मैंने आपसे जिक्र किया था सर, इसीलिए मैंने आपसे जिक्र किया था हाजी नाजिम खान जी कि ये पूरे समुदाय पर उंगलियां क्यों उठती हैं, क्यों बार बार ऐसा होता है? क्योंकि आप 1947 से लेकर के 2025-26 तक देखें तो 26 में भी वही मामले हैं। आपको याद होगा 1947, चलिए मैं छोड़ भी देती हूँ, आजाद भारत की हम बात कर लेते हैं उसके बाद की। 1976 में संभल में कितने सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। 1990 में आ जाइए, कश्मीर चले जाए हम, कश्मीर में क्या हुआ कि 5 से 10 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा, और अब तो उनकी नामो निशानी तक वहां से मिट गई है, जिनके घर पे कब्जा लिए गए हैं या फिर वो खंडर हो गए हैं। आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, अभी हाल फिलहाल 10 दिन पुरानी घटना है। आप नूरपुर की बात कर लीजिए 2021 की, आप अलीगढ़ की बात कर लीजिए 2020 की, आप मुर्शिदाबाद की बात कर लीजिए 2025-24 की। तो अब कितने बार आप ये कहेंगे कि आप एक ही समुदाय से क्यों ये तमाम मुद्दों को जो है वो जोड़ देते हैं? समिया गाय जी। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए आपने बहुत सारे जिलों के नाम बताया, राज्यों के नाम बताए, तो देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, और देखिए मध्य प्रदेश के अंदर देखिए आपने बीजेपी की सरकार है। और रही बात, आपने कश्मीरी पंडित की बात करी थी, कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ पीस पार्टी कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हुई है, तो ये बता दीजिए उस वक्त जब कश्मीरी पंडित भाइयों ने वहां से पलायन करा था उस वक्त मौजूदा सरकार कौन सी थी? और रही बात, अभी इन्होंने बहुत सारी जिक्र करी, इन्होंने मौजूदा सरकार कौन सी थी? बात ये है हाजी नाजिम साहब, आपकी सोच क्या है? आप क्यों ऐसा सोच करते हो? अभी योगी जी अगर बुलडोजर चलाएंगे तो आप चिल्लाएंगे कि योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, योगी जी फिर आप मुसलमानों का विक्टिम कार्ड खेलते हैं। पूरे विश्व में इस्लाम बदनाम हो चुका है इस काम के लिए। आप किसी के सगे नहीं है। अभी ये तो हिंदू की बात है, आपके यहाँ पर तो सिया भी नहीं रह सकते, आपके यहाँ बरेल भी नहीं रह सकते, आपके यहाँ पर देशबंदी नहीं रह सकते, आपस में एक दूसरे का सिर फाड़ते हैं, अहमदियों की हालत खराब है। आप तो, आपकी स्थिति ये बन चुकी है, आप किसी को अपना पड़ोसी देख ही नहीं सकते, तो आपको सोच बदलने की जरूरत है। आपकी पीस पार्टी क्या करेगी उसके अंदर? अब योगी जी कोई एक्शन लेंगे तो उठा करके आप योगी जी के खिलाफ विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि योगी जी तो मुसलमानों में बुलडोजर चलाते हैं। सरकारों की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। हाजी नाजिम खान जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, रात के रात किसी के घर में आग लगा दी जाए, रात के रात उन लोगों को घर से पलायन करने के लिए कह दिया जाए, जब तक वहां पर पुलिस और प्रशासन पहुंचे तब तक ना जाने कितने लोगों का कत्लेआम कर दिया जाए, जैसा हुआ जम्मू कश्मीर में। सरकारों को कब तक जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? समाज में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। समी जी, ये जिम्मेदारी अगर हम इस समाज में रहने वाले लोग ना उठाएं, ना हम ये इस बात से अगर इनकार कर दे कि नहीं मैं उस इलाके में नहीं रह सकती हूँ जहां पर मुस्लिम रहते हैं क्योंकि मैं उनके बीच में सेफ नहीं हूँ, या आप ये कह दे पलट करके, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? और ये बार बार ऐसा क्यों होता है कि एक ही समुदाय के नाम बाहर आते हैं? मीनाक्षी जी, आपको मेरा नमस्कार और पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आगरा की घटना पर आप अपना ये विस्तृत चर्चा करा रही हैं, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जो धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर सभी नागरिकों को अपने पूर्ण अधिकार के साथ जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान कानून द्वारा दिया गया है। रही बात कमला नगर की, ये भगवान नगर की घटना जिस पर आज आपने ये अपनी डिबेट रखी है,
तो जहां तक मेरी जानकारी है, ये सिर्फ एक पूरे कैंपस के अंदर जिसमें 40 परिवार हमारे हिंदू भाई रहते हैं, सिर्फ एक मुस्लिम परिवार का घर है ये। और जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसने आतंक व्याप्त कर रखा है, तो मेरा अनुरोध सिर्फ इतना सा है कि पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई की जा चुकी है, उसको जेल भेजा जा चुका है और परिवार से पूरा मकान खाली करा लिया गया है। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि मतलब जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं उसको मानकर पूरे इस्लाम के मानने वालों को पर आप एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें। जितनी बातों का आपने जिक्र किया, तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर कानून है और संविधान का राज है। और जिस प्रकार से 2017 के बाद से माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई की है, उसके परिणाम आप देख ही रही हैं। निश्चित तौर पर ऐसे दुर्दांत व्यक्ति जो समाज के अंदर अपनी भूमिका के चलते विघटन पैदा करने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हम भी इस प्रकार की मांग करते हैं। लेकिन भारत एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें सभी प्रकार के फूल खिलते हैं। अभी हमारे रावत जी तमाम तरीके के उदाहरण दे रहे थे कि देवबंदी नहीं बनती है, बरेलवी नहीं बनती है, आपस में नहीं बनती है। मेरा कहने का यह है कि समुदाय जब साथ में रहते हैं तो किन्हीं छोटी बातों को लेके भी आपस में कभी मनमुटाव हो जाता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम समाज को सही दिशा और दशा में ले जाने का काम करें, जिससे आपसी बेमनस्त खत्म हो, भाईचारा बने, मोहब्बत पैदा हो। क्योंकि मोहब्बत ही वो एक ऐसा शब्द है जिससे समाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं और हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे आगे चल सकता है। आप मोहब्बत करके तो दिखाओ ना आगे साहब, मोहब्बत करके दिखाइए ना, दिखाते क्यों नहीं है? आप ये आतंकवाद क्यों फैलाते हैं और पूरे विश्व में ये मुसलमानी आतंकवादी क्यों, ये बताइए। ये चोर उचक्के क्रिमिनल नूह के अंदर देखिए सारी गाड़ियों के चोर जितने भी हैं सारे कहीं ना कहीं मेवात के अंदर सारे फ्रॉड हो रहे हैं। वहां पर जितने भी डिजिटल फ्रॉड सारे कहीं ना कहीं मेवात के अंदर हो रहे हैं। आप इनको समझाओ क्यों नहीं? बदनाम क्यों कर रखा है इस्लाम को? अगर पकड़े जाएंगे सारे की सारे, दिल्ली से गाड़ियां एनसीआर से गाड़ी चुराते हैं सारे की सारे, आप पकड़े जाते हैं जाकर के। जितने भी यहाँ चोरी डकैती होती है सारे की सारे मेवात के लोग होते हैं। क्यों, आखिर क्यों करते हैं आप लोग ये काम? किसने सिखाया आप लोगों को? आप क्यों नहीं संस्कार देते? ये सारी चीजें कहनी चाहिए ना कि भाई आप एक तरफ तो इस्लाम ये कहते हैं बड़ा पीस है, इस्लाम में बड़ी शांति है, एक तरफ आप पूरी एनसीआर को दुखी कर रखा है आपने। सारी गाड़ियां चोरी कर करके लेके जाते हैं वहां जाकर के ऐसी तैसी करते हैं। जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं सारे के सारे, जितने भी गुंडे बैठे हुए सारे के सारे वहां बैठे हुए, मेवात के अंदर बैठे हुए क्रिमिनल जितने भी AK-47, जितने भी हजारों के व्यापारी, जितने भी AK-47 के व्यापारी, डायनामाइट के व्यापारी, सारे मुसलमान है पूरे के पूरे। जहां जाकर के देखो हर गांव के अंदर एक मुसलमान हजारों का व्यापारी होगा कहीं ना कहीं। ये क्यों, आखिर क्यों करते हैं आप लोग? समझाते क्यों नहीं इन लोगों को? तो इस्लाम तो बदनाम होगा। अरे मेरी बात तो सुनिए रावत जी, सारी बुराइयां आपको और सारे खोट अगर मुसलमानों में और इस्लाम के मानने वालों में ही दिख रहे हैं तो एक रेगुलेशन पास करा लीजिए ना। टाटा रिकॉर्ड कि समाज सारा, मुझे रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, डाटा की बात कर रहा हूँ। डाटा देख लीजिए उठा करके, सारा की सारा मुसलमानों का डाटा मिलता है, सारे के सारे फ्रॉड मिलते हैं, सारे हथियारों के स्मगलर सारे मुसलमान है। प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते आप। एक व्यक्ति खराब हो सकता है, एक परिवार खराब हो सकता है, सारा समाज, सारा इस्लाम के मानने वाला समाज। जम्मू कश्मीर में 9,000 पत्थर फेंकने वाले थे जिनको राजनाथ सिंह जी ने छोड़ा था। एक नहीं था, 9,000 पत्थर फेंकने वाले थे जो आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकते थे। उनको दया के तौर पे छोड़ दिया, सुधरने के लिए छोड़ दिया। जितने भी हिंदुस्तान में आतंकवादी हमले हुए सारे के सारे मुसलमान जिहादियों ने किए। चाहे बंबई का हमला हो, चाहे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो, चाहे करोल बाग के अंदर हो, चाहे सरोज नगर के अंदर हो, और चाहे पढ़े लिखे जिहादी जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, CA, सारे की सारे तो मुसलमान हैं। तो इनको कम से कम शर्म तो आनी चाहिए। डॉक्टर होकर के एक जिहादी बना हुआ है, याकूब मेमन जैसा CA जाकर के जिहादी बना हुआ है, तो इनको कौन समझाएगा? तो सारे मुसलमान ही तो है और कौन है? अरे भैया, भारत में कानून का राज है। सरकार में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, फिर भी जिहादी अपना खेल खेल रहे हैं। ये कैसी विडंबना है? हाँ, तो जिहादियों पे एक्शन लिया जाता है ना। जिहादियों की तो सोच है कि अनस्टेबल करो देश को और प्रदेश को। ये तो सोच है आप लोगों की, ये तो ट्रेनिंग दी जाती है आप लोगों को।
जैसे ही मस्जिद में जुम्मे की नमाज होती है उसके बाद आपके मौलाना भड़काना शुरू कर देते हैं कि भाई इनके खिलाफ जिहाद करके आई लव मोहम्मद। मस्जिदों में पत्थर पड़े हैं, सर तन से जुदा। इसमें पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ भी है, सारे लोग उसमें सर तन से जुदा में। कौन नारे देता है? ये कौन नारे देता है पूरे विश्व के अंदर सर तन से जुदा? अरे कम से कम हिंदू सम्मेलन में ये तो पता चलता है हुआ क्या है, लेकिन तकरीर में किसे पता चलता है कि क्या सिखाया गया, क्या बताया गया? कंचन गिरी जी जरा ये बताइएगा कि ये मुद्दा कोई नया तो है नहीं है, हर बार हमें यही देखने को मिलता है। और अगर कोई ये कहे कि हम इस मुद्दे पर बातचीत ही क्यों करें, तो मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि आप जम्मू कश्मीर को याद कर लीजिए। अगर ज्यादा भूल गए हैं तो अभी बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। जम्मू कश्मीर गई थी, पुनन कश्मीर उनका ये चल रहा था, 16 तारीख से उनकी धरना प्रदर्शन थी, तो उनकी जो पीड़ा हमने सुनी, आंखों से आंसू बह गए। तो ये इनका जो कुरान है ना, ये आतंकवादी ही गतिविधि सिखाता है। नॉन मुस्लिम को मारोगे तो जन्नत मिलेगी, तूने नहीं मारा तेरे अल्लाह ने मारा। उनके बच्चे क्या करेंगे? आतंकवादी जो ग्रंथ है इनका, वही पढ़ाई हो रहा है छोटे छोटे बच्चों का, तो वो कत्ल करेंगे, वो पत्थरबाजी सीखेंगे, वो क्या करेंगे? उनके देशभक्ति उनमें नहीं है। उनको चाहिए कि नॉन मुस्लिम को मारना है, नॉन मुस्लिम को मारना है और जन्नत मिलेगी, और उस जन्नत में वहाँ हूर की परी मिलेगी। यहाँ भी महिलाओं का शोषण करते हैं हलालों के नाम से, वहाँ भी जन्नत में भी उनको महिला चाहिए। इनका कौम तो ये कौम है। तो इनको अब जो हमारा धर्म कहता है, जैसे हमारे गीता में लिखा हुआ है कि धर्म के खातिर अगर अधर्मी को मारना पड़े तो अब मारने का समय आ गया है। ये लोगों ने बहुत सरतन से जुदा की बातें कही है, अब हमारी बारी है। जिस तरह से नरसंहार किया ये लोगों ने जम्मू में, कश्मीर में, अब हमारी बारी है कि नरसंहार पे उतर आए तो एक एक को चून के मारेंगे। नहीं, इस तरीके से नहीं होता है कंचन गिरी, इस तरीके से नहीं होता है कंचन गिरी जी, इस तरीके से नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता है। अगर आप एक समुदाय से ये कह रहे हैं कि वो पुलिस प्रशासन के पास जाए, तो आप लोग के पास भी पूरा राइट है, आप जाइए पुलिस के पास, अपने जाकर के अपनी बातचीत रखिए। इस तरीके से अगर देश में हर कोई हथियार उठा ले, हर कोई मारने पर उतारू हो जाए, तो फिर तो हो गया देश का विकास। सुनिए मुद्दों को, समझिए मुद्दों को, लेकिन इस तरीके से एग्रेसिव होकर के भी नहीं होता है। धनुष है, तलवार है, तो हमारी जपियों के हाथ में भी सारे सहस्त्र हैं। अब उठाने की बारी हो गई है, अब हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी कोई स्थिति बनेगी नहीं, आप इतना मत चिंता करिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, सरकार इतना ख्याल रखती है। हाजी नाजिम खान जी कुछ कह रहे हैं। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए मेरे पवित्र ग्रंथ यानी मेरे कुरान के बारे में इस तरीके अपशब्द इन्होंने कहे, तो मुझे लगता है कि आपको इनसे माफी मंगवानी चाहिए। और देखिए कुरान के बाद देखिए हम लोग हमेशा साथ में डिबेट करते हैं। अरे सुन लीजिए कंचन जी, आप तक केस हो जाएगा, मदरसे चल रहे हैं। साध्वी जी, एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप इतना हाइपर मत होइए कंचन गिरी जी। कंचन गिरी जी जरा आराम से, आप इतना हाइपर हो रही हैं, आपकी आधी आवाज आ रही है, आधी मुझ तक नहीं पहुंच रही है। आप लोग अपनी बात रखिए, एक एक करके रखिए, अच्छे से बात रखिए। अब हाजी नाजिम खान जी क्या बोल रहे हैं, जरा मैं वो सुन लेती हूँ। सिखाने की बारी है। मीनाक्षी जी, मैं कहता हूँ कि हाँ मीनाक्षी जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपके चैनल पर इन्होंने भड़काऊ बातें करी, इन्होंने तलवार की भी बात करी, ठीक है आप तलवार लेकर आए, हम भारत का संविधान लेकर आएंगे। हम लोग अपने संविधान पे विश्वास करते हैं, हम अपने भारत के कानून पे विश्वास करते हैं, हम अपनी कोर्ट पे विश्वास करते हैं। हम लोगों के पास ये भड़काने वाली बातें नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से आपने मेरे पवित्र माफी मांगनी चाहिए उसमें। बातें कर रहे हो तुम लोग, उल्टी चाल चलते, उल्टा टोपी, उल्टी रोटी खाने वाले। कुरान में लिखा ये जो है ये ठीक नहीं, ये हराम है, लेकिन काम आप लोग वही करते हो, उल्टा लिखते। तो आप इस तरीके की हमारे ये बता दीजिए कि आपके धार्मिक ग्रंथ ये दूसरे के धार्मिक ग्रंथों के बारे में लोगों को आतंकवादी मुझे कंचन जी ये बता दीजिए। कंचन जी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आज के सनातन में ये कहा गया कि किसी जी हाजी नाजिम जी, एक एक करके इस तरीके से मछली बाजार मत लगाइए। कंचन गिरी जी, अब आपने बोल दी अपनी बात, उन्हें जरा अपना मौका देने दीजिए कि वो अपनी बात तो रखे हाजी नाजिम खान जी। और आप बार बार अगर किसी धर्म ग्रंथ पर उंगलियां उठा रही है, तो आपने कौन सा पढ़ा है?
बोलिए हाजी नाजिम खान जी। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है, मैं दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी डिबेट में रहा हूँ, आज आपने सार्थक बात कही, उससे दिल से सलाम। और मैं ये कहता हूँ कि देखिए भाई, हम आपके धार्मिक ग्रंथों का बड़ा सम्मान करते हैं, और आपको भी हमारे जो मजहब इस्लाम में हमारा जो कुरान है उसको भी आपका सम्मान करना चाहिए। और रही बात यह कि धार्मिक ग्रंथ से पहले आप पढ़ तो लीजिए कुरान को, कुरान कहता क्या है। लेकिन आपने जिस तरीके के शब्द कहे, कहीं ना कहीं आपने 140 करोड़ के लोगों की आपने आस्था को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि हमारे हिंदू भाई भी कुरान का बड़ा सम्मान करते हैं। और मीनाक्षी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके पास कोई और बात तो होती नहीं है, हमारे पास भारत का संविधान है, हम अपने संविधान के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। और देखिए रावत साहब के साथ अक्सर मैं बहुत डिबेट करता हूँ, बहुत बड़े बुद्धिजीवी है, बड़े विद्वान है, लेकिन कभी भी इन्होंने इस तरीके का तर्क नहीं दिया जिस तरीके से आज कंचन जी ने कहा। क्योंकि देखिए रावत जी हमेशा अपने तर्कों पर बात करते, लेकिन दूसरे के धार्मिक ग्रंथों पर कभी भी अभद्र टिप्पणी नहीं करते, और इसलिए हम इनसे दिल से सम्मान करते हैं रावत साहब का। और रही बात यह कि अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका टॉपिक है आगरा के अंदर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कोई भी हिंदू भाइयों को पलायन करने की जरूरत नहीं है। आगरा आपका अपना, उत्तर प्रदेश आपका अपना है, और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन स्ट्रांग है और योगी जी की सरकार है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और देखिए मैं जहां पे रहता हूं वहां पे हिंदू समाज ना के बराबर है, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे भाई है, आपके आजिम नाजिम साहब, अब आप बोल लिए, अब मेरी बात सुनिए। आपने कंचन गिरी जी के ऊपर तो उंगली उठा दी, कुरान की पवित्र, ठीक है हम इज्जत करते हैं, लेकिन ईरान में क्यों जलाई जा रही है? अगर आप इटली के अंदर क्यों जलाई जा रही है? जर्मनी में क्यों जलाई जा रही है? फ्रांस में कुरान को क्यों जलाया जा रहा है? कारण क्या है? ईरान के अंदर तो मस्जिदों में भी आग लगा दी है, जहां सबसे पॉपुलर मस्जिद, कारण क्या है ये बताइए। जब आप वहां नहीं रह सकते तो फिर हिंदू आपके साथ कैसे रह सकते हो? आप हिंदू के साथ कैसे रह सकते हैं? रावत साहब, अभी आपने देखिए ईरान का भी जिक्र करा, आपने बहुत सारी कंट्रियों का जिक्र करा, तो देखिए उन कंट्रियों में वहां पे उन पे एक्शन लिया गया, और ईरान की बात जो आप बता रहे हैं वो फेक बातें हैं सारी की सारी। और जबकि मेरा भारत तो संविधान से चलता है, और हम संविधानी प्रेमी है, संविधान के अकॉर्डिंग आप भी अपने रिलीजियस को मानते हो और हाजी नाजिम भी अपने रिलीजियस को मानता है। हम लोगों के किसी भी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, किसी भी विचारधारा को लेकर कभी मनभेद नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि इस देश के अंदर आज रावत जी आपके अच्छे मैसेज की जरूरत है, और जो हमारे अपने स्कॉलर भाई हैं वो भी अच्छा हाजी नाजिम साहब ये बताइए, सुनिए, अगर ये क्रिमिनल आदमी को एनकाउंटर हो जाता है या ये पुलिस पे गोली चलाता है, तंग करता है, तो क्या आप लोग जो जितने भी मौलवी वगैरह हैं वो इसके जनाजे में जाएंगे, इसको कलमा पढ़वाएंगे, वहां पर नमाज अदा करेंगे? हाँ सुन लीजिए, देखिए अभी आपने यहाँ पे आरोपी की बात करी है और आपने कहा कि भी उनके जनाजे में नमाज पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो हम तो ये कहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है भाई उसकी बॉडी को ना दे, बिल्कुल ना दे, क्योंकि उसने जो भी घिनौना पाप करा उसकी सजा कानून उसे दे रहा, तो उसकी बॉडी ना दे मुस्लिम समाज को। और रही बात यह कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ रावत जी आज मैं कहता हूं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, जब तक हम इस मुल्क के अंदर के मोहब्बत की सौहार्द ना बखेरेंगे तो ये विदेशी मुल्क वाले जो है जो गिद्ध की तरह हमारे भारत है, यहाँ पर तो आतंकियों की कब्रगाह भी बना दी जाती है, उन्हें भी दफना दिया जाता है, जो हमारे साथ युद्ध लड़ते हैं, जो कभी हुआ करते थे, अब तो होंगे नहीं उस तरीके के युद्ध, लेकिन जब युद्ध हुआ करते थे तब भी पाकिस्तान के जो शव यहाँ छूट जाते थे सैनिकों के, उन्हें भी ससम्मान ही दफनाया जाता था। तो ये तो नहीं होने वाला है, लेकिन आप लोगों को जरूर जाना छोड़ देना चाहिए। समी आगाई जी, इस पूरे मामले पर अब देखिए, आपने खुद ही बताया कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से हस्तक्षेप किया गया है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन उस व्यक्ति की जो मंशा है वो ये है कि मैं बाहर आऊंगा और फिर से मैं यही करूंगा। तो ऐसे लोगों को समाज में रहने के लिए एक तो नियम कायदों की बहुत जरूरत है कि पढ़े लिखे समझें कैसे रहना है, और इनकी अपब्रिंगिंग किस तरीके की होती है कि इन्हें अपने आसपास के रहने वाले लोग इतने ज्यादा खटकने लगते हैं कि वो लोगों को परेशान इस कदर कर देते हैं कि भाई लोगों को घर के बाहर पोस्टर लगाने पड़े। दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली में भी यही स्थिति बनी हुई थी। एक जगह अभी पिछले 2025 की बात है, वहां पर लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा रखे थे कि ये जगह बिकाऊ है, पटपड़गंज विधानसभा। मीनाक्षी जी, आप जानती हैं कि जब कोई दुराचारी समाज के लिए नुकसानदेह होता है तो पुलिस प्रशासन उसका पूर्ण जो है इंतजाम कर देती है। हमारे उत्तर प्रदेश में अनेकों इनकाउंटर हुए हैं और जिसमें दुर्दांत आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों की, दुर्दांत अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है। अभी आगरा में विगत 2-4 दिन पहले ही ऐसे एक बदमाश को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया,
और जिस प्रकार से आप जिक्र कर रही हैं कि उसने ये धमकी दी है कि मैं बाहर आऊंगा, तो ये तो काम प्रशासनिक स्तर पर होना चाहिए ना। प्रशासन के लोग, जो पुलिस हमारा प्रशासन है, वो उसको देखे, और अगर वो इस प्रकार की धमकी देके गया है तो उसकी और जमानत अपब्रिंगिंग ही कैसी नहीं होनी होनी चाहिए चाहिए। समी आगाई जी? अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए? इन्हें क्या हमेशा यही सिखाया जाता रहेगा कि कौन आपके लिए दुश्मन है, कौन आपके लिए आपके समाज के हैं? क्यों सिखाते हैं ये? लॉ एंड ऑर्डर की, ये लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन का मामला है मैडम। हाँ। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। कोई भी दुराचारी हो, किसी भी धर्म के मानने वाला हो, और अभी रावत जी ने एक बात कही थी कि जितने भी मुसलमान समाज के ऐसे लोग मारे जाते हैं तो उसकी मैयत में नहीं जाना चाहिए। ये भारतीय संविधान का प्रदत्त दिया हुआ कानून है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाला हो। अगर उससे इनकाउंटर में उसको चढ़ने पे छोड़ देना चाहिए कि जो कौवे और चिल है वो उसको नोच नोच के खाए ऐसे लोगों को। उनको जानवरों के हवाले पर देनी चाहिए उनकी बॉडी को। वो उसी के अधिकार है। कम से कम जीते जी देश के लिए नहीं कर पाया तो कम से कम मरने के बाद कौवे और चील के तो पेट भरेंगे, कुत्तों के पेट भरेंगे। ऐसे लोगों की बॉडी ऐसे ही करनी चाहिए क्योंकि सुलह उनकी नगरी है, उसमें क्योंकि आपसी उसके मोहब्बत भाईचारा बने रहे, और समाज के अंदर ऐसे दुराचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जिससे दूसरी बात रही कि जो भी गलत काम करेगा भगवान हवाला देते हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये भाईचारा के योग नहीं है, ये भाई घुसते हैं और आप ही को आपकी बहू बेटी पे नजर। समी आगाई जी, आपकी बात ठीक है। ये कहूंगी कंचन जी, आपकी बात आप गुस्से में कह रही हैं। समी आगाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर इन लोगों का इलाज होना चाहिए, लेकिन जरा ये बताइए कि फिर ये सवाल क्यों उठते हैं कि तकरीर के दौरान इन लोगों के दिमाग में ऐसा जहर भरा जा रहा है जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके से हरकतें करते हैं? देखिए, इस्लाम के अंदर कतई भी इस बात की इजाजत नहीं है कि वो कोई भी इस प्रकार की प्रवृत्ति के तहत अपने मैसेज को दे। हमेशा भाईचारा, मोहब्बत, इंसानियत, दोस्ती का जो है पैगाम इस्लाम ने दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाज के अंदर अनेक प्रकार के लोग होते हैं और किसी एक व्यक्ति को लेकर पूरे समाज को करना नहीं चाहिए। अरब कंट्री से मैं तो कहूंगी चलेगा, अरब कंट्री पता चल जाएगा वहाँ का रूल रेगुलेशन, जो यहाँ तुम लोग अब दादागिरी दिखाते हो अरब कंट्री पता चल जाएगा। मैं चाहती रहती हूँ अरब कंट्री। समी आगाई जी को सुनवाइए जरा। उससे कई गुना वो लोग ठीक है। यहाँ ये मुगलों के डर के मारे, ये खुद ही हिंदू थे, तलवार के डर के मारे पजामा और कुर्ता पहन के घूम रहे, उल्टा टोपी, ये तो एक दिन सनातनी थे। अभी इतने कट्टरबाजी हो गए कि लव जिहाद और लैंड जिहाद, थूक जिहाद, आपके पास और कोई बातें नहीं है कहने के लिए। लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद। अरे भैया, इससे आगे बढ़िए, देश को प्रगति के रास्ते पे ले चलिए, भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम दीजिए। कंचन जी, इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी यहाँ से देश से समी आगाई जी, लेकिन ये तमाम चीजें होती हैं, ये तमाम चीजें होती हैं इसलिए जिक्र में आती हैं। कितने वीडियो आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो खासकर ऐसे वीडियो आते हैं। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान ये कहना पड़ता है कि आप अपनी दुकानों के बाहर पोस्टर लगाइए। यही वजह है, कितने वीडियो आते हैं। अभी कुछ दिन पुरानी तस्वीरों की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आई थी। अब एच.एस. रावत जी, ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हम वही फॉलो कर रहे हैं जो हमें बताया गया है। अब ये जो बताने वाले हैं, असली कल्प्रिट तो वही है। देखो मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो, यहाँ पर समी साहब बैठे हैं और अपना हाजी नाजिम साहब बैठे हैं। ये लोग हैं पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो तो इस तरह की बातों का विरोध कर देते हैं, लेकिन इनकी चलती कहाँ है, इनका सुनता कौन है? ये सुनते तो वो कट्टरपंथी जो हैं, जो इनको भड़काते हैं, जो इनको इंजेक्शन देते हैं, सब तन से जुदा, सब तन से जुदा। यानी निर्दोष बेचारे कन्हैया लाल को मार दिया, उमेश कोले को मार दिया, मस्जिदों में पत्थर रखवा देते हैं। फिर कोई अगर वहां से भगवान राम की रामनवमी की यात्रा निकले, हनुमान जयंती की यात्रा निकले, पत्थर फेंकवाते हैं उनके ऊपर, इनके ऊपर एसिड की बोतलें फेंकते हैं, गोलियां चला देते हैं, पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। ये जो उपद्रव है, इनको वो जिहादी लोग सिखाते हैं, जिनको बाहर से फंडिंग हो रही है, जो गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं।
यानी गजवाए हिंद और साथ में बेहतर ऊरों का लालच। जो अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, उनके दिमाग में एक चीज भर दी जाती है कि तुम कलावा पहनो, तिलक लगाओ, जाओ, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, और जाकर के वो बेरोजगार तो होते ही हैं, कोई टायर पंचर लगा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, और वो फिर इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। चोरी करते हैं, उचक्का करते हैं, डकैती डालते हैं, फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं। ये सारे की सारे जो सिखाने वाले, वो दूसरा एक गुट है इनका। यानी दो प्रकार के इस्लाम के अंदर लोग हैं। एक अच्छे लोग हैं जो सूफी टाइप लोग हैं, जैसे कि आगाई साहब बैठे हैं, अपना पीस पार्टी के प्रवक्ता साहब नाजिम खान साहब बैठे हैं। ऐसे दूसरे जो जिहादी लोग जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, जो स्लीपर सेल के अंदर है, जो आपने देखा कि किस प्रकार से सिम्मी को बैन किया गया, पीएफआई के लोग हैं, इन लोगों को बाहर से फंडिंग मिल रही है। वो कोने कोने पर देश के हर जो बॉर्डर स्टेट है वहां पर जाकर के मदरसे बना रहे हैं, वहां पर आग उगलना सिखा रहे हैं। ये जो जिहादी लोग हैं जिनको बाहर से फंडिंग आ रही है, जैसे वो क्या बुड्ढा था अपना जहांगीर बाबा, ऐसे लोग जो जिहादी हैं, उनका ये काम है कि जो इस देश के अंदर आग लगा रहे हैं। इन लोगों को खड़ा करने वाले वो लोग हैं। मैं आप दोनों को कोई दोष नहीं दे रहा। आप लोग अगर ज्यादा मजबूती के साथ अगर आप उठाएंगे तो आपका सर तन से जुदा का कहीं ना कहीं फरमान जारी हो जाएगा और फतवा जारी हो जाएगा कि भाई हाजी नाजिम खान का सर तन से जुदा कर दो, इनका भी गर्दन काट दो और सभी साहब की गर्दन काट दो। तो आप लोगों को भी ये काट देते हैं। ये सगे किसी के नहीं है। तो ये जो दूसरा गुट है ना, किसी का सगा नहीं है, ये आपस में भी एक दूसरे को काट देते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ बातें अच्छी अच्छी कर सकते हो, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर इनके ऊपर सरकार एक्शन लेती है तो आप लोगों को इनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। आपको विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। टीवी पे बैठ करके आप विक्टिम कार्ड, भाईचारे में सेंध इसीलिए लगती है समी जी, क्योंकि एक समुदाय की तरफ से लोगों को परेशान करके उन्हें मकान बिकाऊ है, पोस्टर लगाने पड़ते। कैराना 2016 बहुत पुराना थोड़ी है वो मामला, 10 साल ही बीते हैं। 10 साल में यादें लेकिन बिल्कुल ताजा हैं, किसी की यादें धुंधली नहीं हुई हैं। अब जरा हाजी नाजिम खान जी, आप कुछ कह रहे थे, उस बात को पूरा रख लीजिए, उसके बाद आती हूँ मैं कंचन जी। हाँ, देखिए रावत साहब ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने देखिए सर तन से जुदा वाली भी बात कही। तो तन से जुदा जो ये भारत के अंदर जो नारा लगाया गया है, ये दहशतगर्द मुल्क का नारा है, ये पाकिस्तान का नारा है। तो देखिए मैं तो ऐसे नारों की कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूं, और जो लोग इस नारे को लगाते हैं भारत के अंदर, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और रही बात, आपने कन्हैया की बात करी, नाजिम खान कन्हैया की फैमिली से मिला था और कहा था कि आपके साथ हाजी नाजिम खान और मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है। पीड़ित परिवार से मिला था, लेकिन जब अखलाक की मॉब लिंचिंग हो जाती है, रावत साहब ये बता दीजिए, आप या हिंदू परिवार कौन सा उन पीड़ित परिवारों से मिला? या तबरेज अंसारी की चोरी के इल्जाम में झारखंड में मोबिलिटी हो जाती है। 5 करोड़ रुपए अखिलेश यादव ने दिए जाकर के, राहुल गांधी जाकर के मिला, प्रियंका गांधी जाकर के मिली, केजरीवाल जाकर के मिला, सारे अपोजिशन के लोग अखलाक से जाकर के मिले और 100 करोड़ से ज्यादा रुपया उसके ऊपर आ गया था। क्या बात कर रहे हो आप कहते कौन सा हिंदू जाकर के मिला था? सुन लो पहले मेरी बात। अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, वो जाकर के वहां 5 करोड़ देकर आते। कौन सा हिंदू मरा है? गौ हत्या के तस्कर मार देते। इंस्पेक्टर यादव को मार दिया था, उसको एक 98 और 54 भी नहीं दी, 2 लाख रुपए का उसको सिर्फ उसके परिवार को दिया था। क्या बात कर रहे हो आप? अरे हाजी नाजिम साहब, वो बोलिए जो सटीक बात हो, आप झूठ मत बोलिए। आप क्या बोल रहे हो? अखलाक का तो वो तो करोड़पति बन गया। क्या बात कर रहे हो? अखलाक के यहाँ तो सारी पार्टियां गई थी अपोजिशन वाली, जम्मू कश्मीर से लेकर वेस्ट बंगाल तक सारी पार्टियां गई थी, सारे कम्युनिस्ट गए हुए थे, पूरी अपोजिशन जाकर के वहां भीड़ लगी रहती की पूरी की पूरी। आप कह रहे हो कि मिलने कोई नहीं गया? क्या बात कर रहे हो आप? बुझ गए रावत साहब, मैं कह रहा हूं जिनके घर के चिराग बुझ गए मुस्लिम समाज के, क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती उन पीड़ित परिवारों से बताइए? आपने कहा कोई हिंदू नहीं गया, मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा अखिलेश यादव ने पैसा दिया। उसके बाद में केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए चला गया जाकर के। क्या बात कर रहे हो आप? जब इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जैसे लोग वहां पहुंच गए, बताइए कन्हैया के पास कौन गया? कन्हैया के पास कौन गया? उमेश कोले के पास गया? कोई गया इन लोगों के पास में? कोई नहीं गया। हाथरस में कोई गया? नहीं गया। इसलिए आप ये बात मत करिए, विक्टिम कार्ड आप मत खेलिए यहाँ पर, आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए।
आप फिर मुसलमानों का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं यहाँ पर। हिंदू का हो, मुस्लिमों का हो, हम उन बच्चों के हाथों में हाजी नाजिम खान जी, आपको मैं एक बात बातें। बताती हूँ। हाजी नाजिम खान जी सुनिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले जब शुरुआत की थी तब हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान सुनवाया था, एक इंटरव्यू सुनवाया था, जिसमें वो खुद पूछते हैं, सवालिया निशान था उसमें, कि 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में क्या एक हिंदू परिवार सुरक्षित है, ये सवाल। और दूसरी बात ये कि जो अभी आप हालात देखते हैं इधर बांग्लादेश में आप हालात देखते हैं, आप पाकिस्तान में जो हालात देखते हैं, क्या आप उन परिस्थितियों में देख करके क्या सभी लोगों की मानसिकता एक समुदाय में एक जैसी ही होती है कि जहां पर भी कुछ लोग बहुत ज्यादा संख्या में हैं वहां पर वो हिंदू अल्पसंख्यकों को भी परेशान कर रहे हैं? अब यही तस्वीर तो आपने पिछले दिनों भोपाल से भी देखी थी कि एक हिंदू परिवार रहता है, वहां कुछ हिंदू परिवार रहते हैं, मुस्लिम परिवारों का ज्यादा रहना है, तो वहां पर मुस्लिम परिवारों के द्वारा हिंदू परिवारों को ही परेशान किया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है भला कि एक समुदाय के बीच में हिंदू परिवार कभी सुरक्षित रह सके? हाँ मीनाक्षी जी, देखिए अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का बयान सुना है। देखिए लेकिन उससे पहले जो मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका भी बयान आप चला देते। उन्होंने कहा कि जहां मैं रहता हूं वहां मुस्लिम आबादी है और जब त्योहार होते हैं तो ईद के त्योहार पे वो मेरे यहाँ पर सिवाई लेकर आए। अब देखिए मुल्क के वजीर आजम ने कितना अच्छा एक मैसेज दिया। और रही बात यहाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि चाहे हिंदू भाइयों की तादाद ज्यादा हो, वहां मुसलमान कम रहते हो, वो भी सुरक्षित है। चाहे हिंदू कम है, जहां मुस्लिम समाज है वो भी सुरक्षित है। लेकिन कुछ माहौल ऐसा कर दिया गया देश के अंदर जहां हिंदू मुसलमानों के बीच में एक नफरत की खाई खोदने के लिए कुछ नफरती लोग एक नैरेटिव नहीं, लेकिन वो नफरत सिर्फ एक जगह है, वो नफरत सिर्फ एक जगह है। कैराना से लेकर के अलीगढ़ तक, अलीगढ़ से लेकर के मेरठ तक, आजमगढ़ तक, अलीगढ़ तक, नूरपुर तक, मध्य प्रदेश तक, मुर्शिदाबाद तक, वो नफरत सिर्फ एक जगह है। तो ये कंचनगिरी जी, इस जो नफरत की खाई बना दी गई है, कुछ वक्त में जो ये वक्त बदला है, उस वक्त में सिर्फ कुछ लोग ही खाई में जाकर के गिरे हैं, कुछ लोगों के मन में ही ये जो चीजें आई हैं। कंचनगिरी जी को दिखाइए, कंचनगिरी जी, तो ये जो खाई है वो सिर्फ एक समुदाय को ही क्यों धकेल दी गई वहां पर? बाकी कभी ऐसा क्यों नहीं सुनते हैं कि कैराना में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, हिंदू परिवारों ने परेशान किया, मेरठ में हिंदू परिवार परेशान कर रहे हैं इसलिए पलायन कर रहे हैं ये लोग? ज्यादा सेक्टर में जहाँ हिंदू हो और कम संख्या में मुसलमान हो, मुसलमान को प्रताड़ित किया गया हो, ऐसा नहीं। ये ऐसा होता इन जिहादी, ये जो टीवी पे बैठे हैं ये टीवी जिहादी लोग हैं। अच्छा। आपसे मीठा मीठा बोलेंगे, पार करेंगे। बनना है तो अब्दुल कलाम बनिए ना। कंचनगिरी जी, आपको नहीं लगता कि आपको फैक्ट पर जरा बात करनी चाहिए? जिसका सर तन से जुदा कर दिया गया, ये कहने की बात है। ये टीवी जिहादी लोग हैं, टीवी पे ही बात करते हैं, टीवी के बाहर नहीं। टीवी पे फेस इनका शराफत होता है और टीवी के बाहर कुछ और होते हैं। कन्हैया लाल के लिए कितने लोगों ने जाके वहां इनके मुस्लिम लोगों ने पैसा दिया भाई, उनके परिवार के लिए सर तन से जुदा कर दिया गया। क्या किया था उसने, क्या उसका कसूर था? मैं ये कहना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ इस तरह से वहां पे मौत बिल्चलिंग हुआ, ये लोग इसी लायक हैं क्योंकि हमारे इतने हिंदू मारे गए। कितने हिंदुओं का मौत बिल्चलिंग हुआ है जाके कश्मीर में, कश्मीर के पंडित की लड़कियों का किस तरह से उनके आबरू लूटे गए, उनके साथ उनको मार दिया गया। क्या उसके लिए आपके मन में पीड़ा है? जाके जमीन दिलवाइए, तब मैं समझूंगी आप असली देशभक्त मुसलमान हैं। सरकार से डिमांड करिए ना। सोचूंगी कि आप कश्मीरी पंडित का जमीन दिलवा सकते हैं। 2.5 साल बीजेपी की फिर भी नहीं बसा पाए। आबरू की गई वो आप ला सकते हो? नहीं ला सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ भाईचारा के नाम से ये लोगों की हत्या करते हैं। ये उस क्षेत्र से भगाते उस संख्या में हिंदू हैं, ये उस लायक नहीं है। ये पढ़े लिखे का नाटक करते हैं और हम तो इन पे कभी भरोसा नहीं करते। ये भरोसे के लायक नहीं है। ये कब आपके गर्दन पे चाकू चला देंगे। जो समाज में इतनी सारी चीजें हो जाती है इसीलिए ये सवाल भी उठते हैं। लेकिन कंचनगिरी, आपके ये जो विचार हैं वो निजी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए जो प्रवक्ता हैं उस बात को नहीं मानते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए इंडिया डेली। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी चैनल्स पर देखें लाइव।